वो साया था जो कभी तिरंगे में नहीं लिपटा, मगर जिसकी हर धड़कन तिरंगे के लिए धड़कती रही। वो साया जिसने देश के लिए अपनी हिंदू पहचान को राख कर दिया, उर्दू को अपनी जबान बनाया, इस्लाम को जिया और ऐसा पाकिस्तानी बना कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में लोगों की आंखें धोखा खा गई। वो भारत का सबसे बड़ा जासूस था, एक ऐसा खतरनाक जासूस जो पाकिस्तान की सेना में जाकर मेजर बन गया, जिसकी खुफिया जानकारियों के चलते भारत कई बार पाकिस्तान के हमलों से बचा, पाकिस्तान की युद्ध की योजनाओं को विफल कर दिया। ऐसा जासूस जिसने 20,000 से ऊपर जिंदगियां बचाई, पर वो जासूस कभी हीरो नहीं बन पाया, वो कभी सैनिक नहीं बन पाया, कभी तमगों का हकदार नहीं बना, कभी उसकी वीरता के किस्से गाए नहीं गए। वो अदृश्य वजूद रहा जिसने देश की खातिर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने परिवार, अपने मां बाप, सबको देश के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन इतनी कुर्बानी के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में खो गया। यह कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर के नाम से नवाजा था। यह कहानी आलिया भट्ट की राजी से कहीं ज्यादा खौफनाक है। यह खतरे, धोखे, प्यार और बलिदान की ऐसी गाथा है जो आपके खून में आग और आंखों में आंसू ले आएगी। ब्लैक टाइगर की कहानी पढ़कर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा, दिल उस सपूत के लिए रोएगा, लेकिन मन में एक सवाल भी आएगा कि क्या हम अपने नायकों को वो सम्मान नहीं दे पाते? यह कहानी उस अनसुनी दास्तान की है जो आज सुनने पर देशवासियों को गर्व और अफसोस दोनों से भर देगी। ब्लैक टाइगर, एक नाम, एक रहस्य, एक अनसुनी कहानी जो शुरू होती है 1952 में श्रीगंगानगर, राजस्थान से। एक साधारण से पंजाबी परिवार में रविंद्र कौशिक ने जन्म लिया। बचपन से उसकी आंखों में चमक थी, दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून। स्कूल में उसे नाटक पसंद थे और उसकी अदायगी ऐसी थी कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते। कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो रंगमंच का प्यारा बन गया था। वो किरदार ऐसे जीता कि लोग भूल जाते कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है, लेकिन यही टैलेंट उसे देश का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा जासूस बनाता है। साल 1973 में 21 साल की उम्र में रविंद्र को रॉ के एक अधिकारी ने देखा। रॉ के अधिकारी को रविंद्र की अदायगी, रविंद्र का अंदाज और संवाद करने पर देशभक्ति की आग जबरदस्त लगी। उसकी हाजिर जवाबी को सराहा गया और इसके बाद उस अधिकारी ने रविंद्र को एक प्रस्ताव दिया कि क्या जासूस बनोगे, देश के लिए जियोगे? ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी, ये जान की बाजी थी। रविंद्र, जो देशभक्ति की भावना से लबरेज थे, पलक झपकते हां कर दिया। एक पल में अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपने मां बाप, अपने पूरे परिवार को देश पर न्यौछावर कर दिया। रविंद्र को वहां से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में गुप्त ठिकाने पर ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल तक दिन रात ऐसी आग में तपाया गया जिसमें शायद कोई आम इंसान जलकर खाक हो जाए। उर्दू उसकी जबान नहीं थी, लेकिन उर्दू पर उसका कंट्रोल आ गया। उसने इस्लाम की बारीकियों को समझा, उसे अपने खून में उतार लिया। पाकिस्तानी संस्कृति फिलहाल उसकी नसों में दौड़ने लगी थी। उसकी हिंदू पहचान लगभग मिट सी गई थी और फिर एक नए शख्स को गढ़ा गया जिसको नाम दिया गया नबी अहमद शाकिर। उसकी याददाश्त को चाकू की धार जैसा तेज किया गया ताकि हर छोटी बड़ी जानकारी को वो दिमाग में कैद कर सके। रॉ ने उसे कोड में बात करना, हथियार चलाना, खुफिया तकनीकें सिखाई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे अपनी भावनाओं को मारना है, कैसे हर पल खतरे को गले लगाना है। लेकिन सबसे कठिन था, एक जासूस का कोई परिवार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई नाम नहीं होता है, उस भावना को छोड़ना। रविंद्र ने अपनी मां की आखिरी मुलाकात को अपने दिल में संजोया और अपने पिता से आशीर्वाद लेकर वो एक साया बन गया, एक साया जो अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल पाया। उस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र की काबिलियत देखकर उसे ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। ये नाम इसलिए क्योंकि वो चालाक था, मौत से खेलने की हिम्मत रखता था। 1975 में रविंद्र कौशिक, जो अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, वो पाकिस्तान पहुंचते हैं। मिशन था पाकिस्तान की सेना में घुसपैठ करना, भारत के लिए खुफिया जानकारियां लाना। यहां पर यह एक ऐसी जंग थी जहां पर एक गलती मौत को दावत देने जैसी थी। कराची यूनिवर्सिटी में रविंद्र दाखिला लेते हैं, एलएलबी की पढ़ाई शुरू करते हैं। बाहर से वो एकदम शांत, मेहनती स्टूडेंट थे, लेकिन अंदर से तूफान था। उनकी चालाकी और उनकी मेहनत ने उन्हें पाकिस्तान की फौज में भर्ती करवा दिया।
इसके बाद उनकी काबिलियत ने इतिहास को रच दिया। पाकिस्तान की फौज में यह भारत का जासूस मेजर बन चुका था, मेजर नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान का भरोसेमंद अफसर, लेकिन भारत का ब्लैक टाइगर। इसके बाद हर दिन हर पल वो भारत के लिए खुफिया जानकारियां भेजते रहे। सैन्य योजनाएं, हथियारों की तैनाती, बड़े अधिकारियों की साजिशें, सब कुछ अब भारत की हथेली पर था। उनकी सूचनाओं के चलते 1979 से लेकर 1983 के बीच में पाकिस्तान की कई युद्ध योजनाओं को नाकाम किया गया। माना जाता है तकरीबन 20,000 सैनिकों की जान बची। वो अदृश्य स्याही और डाक के जरिए कुवैत, दुबई के रास्ते सूचनाएं भेजते, हर बार मौत को चकमा देते। उनकी तकनीक इतनी सटीक थी कि सालों साल दुश्मन को भनक नहीं लगी, जबकि रविंद्र की जिंदगी सिर्फ एक तार पर लटकी थी। हर कदम पर खतरा था, हर सांस में डर था। इसी बीच रविंद्र को मोहब्बत होती है, और यह मोहब्बत आग और बारूद में प्यार की कहानी थी, अमानत की कहानी थी। वो कहानी जो शायद दुनिया की सबसे बदनसीब मोहब्बत में से एक होगी। वो कहानी जिसके बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं चला। एक ऐसी मोहब्बत जो अफसोसजनक अंत में खत्म हो गई। पाकिस्तान में रविंद्र उर्फ ब्लैक टाइगर का दिल जो है एक आर्मी अफसर की बेटी अमानत पर आ गया। अब यह दिल आया था या यह भी जासूसी के लिए कदम था, इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि रविंद्र के बाद में आए लेटर्स ये बताते हैं कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अमानत उसका प्यार थी, अमानत से उसको लगाव था। लेकिन यह प्यार कोई फिल्मी रोमांस नहीं था। यह आग और बारूद के बीच खिली हुई मोहब्बत थी। हर मुलाकात में मौत का साया था, हर पल में अपनी पहचान छुपाने का बोझ था। लेकिन इसके बावजूद रविंद्र ने अमानत को अपना बनाया। कॉलेज में हुई दोस्ती को प्यार में बदला, वहां से शादी की, एक बेटी भी हुई। हालांकि रविंद्र ने अमानत को कभी अपनी हकीकत नहीं बताई थी। वो उससे प्यार करने लगा था, मगर उसका पहला प्यार उसका देश था। वो जानता था कि अगर उसकी असलियत सामने आई तो अमानत और उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ दिन, कुछ साल तो खुशी से गुजरे, लेकिन फिर एक रोज उसकी मोहब्बत पर नजर पड़ी जब सब कुछ खराब हो गया, एक गलती के चलते। 1983 में रॉ की तरफ से एक गलती हुई। रॉ की तरफ से एक कम प्रशिक्षित जासूस जो है वो पाकिस्तान भेजी गई, और वो पाकिस्तान में पकड़ ली गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे टॉर्चर किया, और उसके बाद रविंद्र कौशिक का राज खुल गया। वो रविंद्र जिन्होंने अपने राज को साल दर साल छिपा कर रखा था, जिनके बारे में पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी, वो किसी और की गलती से पाकिस्तान में पकड़ जाते हैं। एक रात जब रविंद्र अपने घर पर थे, सेना घर आती है। अमानत और उनकी बेटी के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। अमानत का दिल टूट गया था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस शख्स से उसने मोहब्बत की थी, क्या उसे भी उससे मोहब्बत थी, या अपने देश से प्यार में उसने उसका इस्तेमाल किया था। कहते हैं कि रविंद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन जुबान पर वो कह रहे थे कि मैं नबी अहमद हूं, रविंद्र नहीं। पूछताछ में यातनाओं की हदें पार कर दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने टॉर्चर की इंतहा कर दी थी, बिजली के झटके दिए थे, रविंद्र के नाखून उखाड़ दिए थे, भूखा प्यासा रखा, सोने नहीं दिया, मेंटल टॉर्चर की इंतहा कर दी गई। लेकिन रविंद्र ने भारत का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी सेना इस बात को हजम नहीं कर पाई थी कि एक भारतीय व्यक्ति इतने साल तक उनके बीच में कैसे रहा। पाकिस्तानी फौज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो पाकिस्तान पहुंचा, कराची में एडमिशन लिया, उनकी फौज में शामिल हुआ, और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, बाद में जिसे उम्र कैद में बदल दिया गया। हालांकि यह सजा मौत से भी बदतर थी। नरक की कोठरी में गुमनामी का दर्द दिया गया। सियालकोट और मियांवाली की जेलों में अंधेरी कोठरियों में सड़ी हुई रोटियां और बीमारियों के बीच रविंद्र को डाल दिया गया। रविंद्र भारतीय जासूस थे, इसलिए उन्हें इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह रखा गया। न दिन का पता न रात का। टॉर्चर इतना रहा कि धीरे धीरे बीमारियां घिरती गईं, और फिर टीबी और दिल की बीमारी ने खोखला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था गुमनामी का। भारत में कोई जानता ही नहीं था कि भारत का एक सपूत पाकिस्तान के अंदर है, कहां है। अमानत और उनकी बेटी को पाकिस्तान में तिरस्कार मिला। रविंद्र ने बड़ी चिट्ठियां लिखी कि मुझे बचा लो, भारत सरकार मेरे पास आ जाओ, मैं जेल में पड़ा हूं। लेकिन वो सारी चिट्ठियां अनसुनी रही। 16 साल तक कहा जाता है वो पाकिस्तान में सड़ते रहे, और फिर 2001 में 49 साल की उम्र में टीबी और हार्ट अटैक ने ब्लैक टाइगर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनकी मौत की खबर भी भारत में कई दिनों बाद पहुंची।
उनकी मां लगातार ये सवाल पूछती रही कि मेरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी, क्या मेरे बेटे के नाम पर देश में एक सड़क, एक चौराहा नहीं हो सकता? यह सवाल उठा कि रविंद्र ने भारत में 20,000 लोगों को बचाया, युद्ध होने से बचाया, भारत की सुरक्षा का ध्यान रखा, लेकिन रविंद्र की कुर्बानी के बदले देश ने क्या दिया? जिस मां ने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया, वो सालों साल सरकार के दरवाजे खटखटाती रही, चिट्ठियां लिखती रही, नेताओं से गुहार लगाती रही, बचा लो, वापस ले आओ। 16 साल तक उसकी मां इस कोशिश में रही, लेकिन जब बेटे की मौत हो गई, उस मां के कई सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। रविंद्र की पत्नी अमानत और उसकी बेटी पाकिस्तान में कहां है, ये कोई नहीं जानता। वो गुमनाम है, वो जिंदा भी हैं या मर गए, इस बारे में भी कोई नहीं जानता। भारत सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रविंद्र के भाई ने बताया कि उनकी मां की आखिरी सांस तक उम्मीद थी कि बेटा लौट आएगा, मगर वो अधूरी रही। दरअसल भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, उन सब में जासूसों का नियम है कि जासूस बनते वक्त आपको यह पता होता है कि अगर आप पकड़े गए तो कोई भी तुम्हारा सच नहीं स्वीकारेगा, तुम्हारा नाम नहीं लेगा। रविंद्र ने सच स्वीकारा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें स्वीकारना चाहिए था या उस वक्त के हिसाब से वही सही? खैर, रविंद्र को हम नहीं बचा पाए, लेकिन क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपने वीर सपूतों को याद रखें? रविंद्र की कहानी धीरे धीरे सामने आई, मगर उनकी कुर्बानी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और यह सवाल आज भी कचोटता है कि क्या हम अपने जासूसों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं? रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ जासूसी कहानी नहीं, बलिदान की भी कहानी है, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर जगह बनाई, सेना में मेजर बनकर भारत को सुरक्षित रखा, 20,000 भारतीयों की जान बचाई, कई युद्ध और कई पाकिस्तान की प्लानिंग को नाकाम किया, जिसने अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, अपनी मां से दूरियां बनाई, जिसने पाकिस्तान में प्यार किया, परिवार बनाया, लेकिन फिर भारत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी सूचनाओं ने तो हजारों की जिंदगियां बचा ली, लेकिन उनकी मौत गुमनामी में खो गई। ब्लैक टाइगर की गाथा हर देशभक्त के सीने में धड़कनी चाहिए, खुशी के तौर पर भी और अफसोस के तौर पर भी। अफसोस इस बात का कि हम उस कहानी को वो सम्मान, वो इनाम नहीं दे पाए जिसका वो हकदार था। शायद इतिहास के पन्नों में वो ना मिले, लेकिन उनकी कुर्बानी अमर है। और हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उनके जैसे नायकों को सम्मान दे पाएंगे? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि जासूस की दुनिया का यही सच होता है। लेकिन उनकी कहानी को जीवित रखना, उनकी वीरता को सलाम करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज इसीलिए इस कहानी को हम आपको सुना रहे हैं। इस कहानी को आप भी आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ब्लैक टाइगर की कहानी, एक कहानी जिसे जिंदा रखना हमारा आपका फर्ज है। जय हिंद, जय भारत।